कई बार जीवन में ऐसा समय आता है, हमें खुद को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। मन में बनी धारणाएं टूटती हैं, तब समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। मुझे अध्यापकों के प्रांतीय अधिवेशनों में जाने का कई बार अवसर मिला। हरियाणा में मिला, राजस्थान में मिला, आज उत्तर प्रदेश में आया हूं। मैं फिर यही बात कहता हूं, अगर अध्यापकों की भी कोई मांगे हैं तो मैं नहीं समझता कि वो अध्यापक हैं। अध्यापकों की कोई मांग नहीं होनी चाहिए। और मैं जहां भी गया हूं, सब जगह अध्यापकों की कोई मांग रहती है। और मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मुझे बुलाया क्यों, क्योंकि मैं बता दूं भाई, मंच पर बैठे प्लीज सम्मानित गण, जब आप बंद होंगे तब मैं बोलूंगा। मैंने बचपन में कुछ सुना, बड़े होकर के समझा, और एक बहुत बुरी बात बता रहा हूं। मैंने बहुत बार सुना कि मास्टरों को नहीं पढ़ाया जा सकता। हो सकता है कि मेरी बात से आप सहमत ना हो। लोगों ने कहा कि मास्टरों को पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरी वो अवधारणा टूट गई है। आज मैं मानता हूं मास्टरों को भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो मास्टर कौन हो? मास्टरों को पढ़ाने वाला। जब मैं मास्टर कह रहा हूं तो अध्यापक भी अपने आप को मास्टर समझे, प्रोफेसर भी मास्टर समझे। एक सार्वभौमिक शब्द है। मैं अपनी बात यहां से शुरू कर रहा हूं। आप अध्यापक क्यों बने? आप मास्टर क्यों बने? आप प्रोफेसर क्यों बने? क्या ये आपके जीवन की पहली चॉइस थी? ईमानदारी से हाथ ऊपर करके बताओ, जिनकी पहली इच्छा थी कि मैं जीवन में बनूंगा तो केवल मास्टर बनूंगा। हाथ ऊपर करें। मैं कह सकता हूं हम सब पीड़ित और दुखी लोग हैं। जो बनना चाहते थे वो बने नहीं, और जो बन गए वो मंजूर नहीं। ये बात सच है या नहीं है? अब जो बनना चाहते थे वो बने नहीं, जो नहीं बनना चाहते थे वो बन गए, और फिर भी वेतन मिलता है, तो फिर मांग क्या रह गई? जो मिलता है उसके बाद भी मांग रह गई। लेकिन सवाल ये था, आप में मुझ में बस एक ही फर्क है। मैं जो बना वो मुझे मंजूर नहीं था, और मैं जो बनना चाहता था उसको बनने में मुझे दूरी तय करनी पड़ी। शायद इस देश में कोई माता पिता नहीं चाहते कि उसकी संतान भिक्षु बन जाए। मैं अपने अतीत को याद करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं अपने अतीत को याद करता हूं। सामान्य परिवार, शाम को पैसे मिलते थे, सुबह की रोटियां बनती थी, ऐसे परिवार से। लेकिन मेरे पिता के मन में इच्छाएं थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। उनकी इच्छाएं क्यों थी? क्योंकि उनका जो मित्र था, उनके 2 बेटे डॉक्टर थे। अब जब भी वो मिलते थे तो मेरे पिता की इच्छाएं बढ़ जाती थी। उनका लक्ष्य था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं था कि मैं क्या बनूं। बच्चों का कोई लक्ष्य नहीं होता है। मैं बहुत ही समझदार था, लेकिन मेरा लक्ष्य कुछ नहीं था। डॉक्टर बनने की दौड़ में मैं पशुओं का डॉक्टर बन गया। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं कहां आ गया। जो मेरी मंजिल थी वो मुझे पता नहीं, और जहां मैं आ गया वो मेरी मंजिल नहीं, और मैंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय कर लिया।
एक पूरा सेमेस्टर मैंने पढ़ाई नहीं की। फिर समझदार मित्र मिले, मैं पढ़ने लग गया और इस गलती को ठीक करने में मुझे पूरे के पूरे 27 वर्ष लगे। 27 वर्ष के बाद मेरी समझ में आया कि जो मुझे बनना था वो मैं बन नहीं सका, और जो बना हो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मुझे जिंदगी में एक ही मास्टर मिला। यूं तो मैंने आज यहां आने से पहले हिसाब लगाया कि मुझे पढ़ाने में 80 से ज्यादा अध्यापक लगे थे। प्राइमरी पाठशाला से लेकर के यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते 80 से ज्यादा अध्यापक प्रोफेसर मुझे मिले, लेकिन एक ही मेरा मास्टर रहा जिसने मुझे मेरी मंजिल बता दी। मास्टर बनने के लिए अध्यापक होना जरूरी नहीं है। 1987 की बात है। अपने छात्र जीवन में तृतीय वर्ष में कॉलेज की तरफ से हम ट्रेड फेयर देखने के लिए आए। बाकी सारी टीम पूरी कॉलेज ट्रेड फेयर में थी और हम 3 या 4 मित्र दिल्ली के हरदयान सिंह मार्ग पर, जो करोल बाग में था, जहां मान्यवर साहब कांसीराम जी का ऑफिस था, वहां जाने का मौका मिला। थोड़ी सी बात बताएं। कई घंटों के अंतराल के बाद साहब से मुलाकात हुई और मुलाकात कुछ मिनट की थी। कुछ मिनट में कुछ ही शब्दों का संवाद था। साहब ने पूछा, नौजवानों क्या कर रहे हो? मैंने कहा, हम वेटरनरी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा, तो डंगर डॉक्टर बन रहे हो? पंजाबी में डंगर बोलते हैं। हमने कहा, हाँ जी, हम डंगर डॉक्टर बन रहे हैं। फिर उनका सवाल था, 4 पैर वालों का ही इलाज करोगे या 2 पैर वालों का भी करोगे? अब ये कैसा सवाल था जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। उन 4 मित्रों में से मैंने कहा, साहब पढ़ तो 4 पैर वालों को रहे हैं, इलाज 2 पैर वालों का करेंगे। और ये बात हुई, नमो बुद्धाय जय भीम हुआ और हम वहां से निकल आए। 1987 से बात मुझे परेशान करती थी कि 4 पैर वालों का इलाज करूंगा या फिर 2 पैर वालों का। और 1 अक्टूबर 2006 का वर्ष आ गया। मैंने 1 सप्ताह के लिए चीवर लिया। 1 सप्ताह 8 तारीख को पूरा हो गया। 35 लोगों ने चीवर लिया, सभी घर जाने को तैयार हो गए। मेरे मन में आया कि मैं 3 महीने के लिए चीवर ले लूं। 3 महीने को चीवर लेने के इरादे से जब मैंने पूछा तो 8 मित्र और थे। उन्होंने कहा, जी हम भी 1 महीने रहेंगे आपके साथ। 8 तारीख की बात थी। 9 तारीख को मान्यवर साहब कांसीराम जी दुनिया से विदा हो गए। सुबह सुबह पता लगा तो हम निकले और उनको कंधा देने से लेकर के अंतिम विदाई देने तक का मुझे मौका मिला। जब उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जा रही थी तो मेरे मन में सवाल आ रहा था, अगर चीवर नहीं होता तो मुझे अवसर नहीं मिलता। और फिर पता लगा कि 2 पैर वालों का इलाज ऐसे ही हो सकता है और मैंने निर्णय लिया, नौकरी से बाहर निकला और भिक्षु बना। मैं यह बात क्यों बताना चाह रहा हूं? जिसके जीवन का मकसद हो जाता है वो मकसद के लिए काम करता है। हमारी नौकरियां हमारा मकसद नहीं है। आप जो नौकरी कर रहे हैं ये आपका मकसद नहीं है। और मैं पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं, मेरे जाने के बाद सारी चर्चाएं नौकरी, आरक्षण, प्रमोशन, वेतन, कोई कंप्लेंट, कोई चार्जशीट, इन्हीं पे चर्चा होगी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, आपका उत्तरदायित्व क्या है? किसने आपको नौकरी दी और किस लिए दी? सरकार की कोई जरूरत नहीं थी कि आपको नौकरी मिले। आपका भी कोई मास्टर था, मेरा भी कोई मास्टर था जो चाहता था कि मैं समाज को दिशा दूं। आपका भी कोई था जो चाहता था कि समाज को शिक्षित करने में भूमिका देने वाले मेरे संतान आए। बाबा साहब के दिए अधिकार से हमें अवसर मिला। जो चाहते थे वो भले नहीं बन पाए, लेकिन पढ़ाने का अवसर मिला। आप शिक्षक बने। जब मैं पढ़ता था तो दीवार पर लिखा हुआ पढ़ता था कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है।
और राष्ट्र का निर्माता क्यों है? क्योंकि वो राष्ट्र के आने वाली संतानों के जीवन को संवारता है। भले मैं उस समय इस इबादत को नहीं समझ सकता था, लेकिन आज समझ करके आपको बता रहा हूं, क्या हम राष्ट्र के निर्माता हैं? और मैं सच बता रहा हूं, अगर इसका उत्तर हाँ में है तो आपकी कोई समस्या नहीं है, और इस उत्तर ना में है तो आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। सच में राष्ट्र के निर्माता। बाद में बोलना, मैं दूसरी प्रकार का मास्टर हूं, पढ़ाने के बाद पूछता हूं। हमने सही और गलत का अर्थ नहीं समझा। एक बार मैंने ओशो को पढ़ा तो उसने कहा, अध्यापक इस देश का सबसे नासमझ आदमी है। क्यों है? क्योंकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। किसका जन्मदिन था वो? राधा कृष्ण का। अध्यापक शिक्षक दिवस क्यों मनाता है? क्योंकि वो एक अध्यापक था और राष्ट्रपति बना। ये सम्मान की बात है या अध्यापकों के अपमान की बात है? एक अध्यापक राष्ट्रपति बन गया, ये अध्यापकों के लिए सम्मान की बात है या अपमान की बात है? मैं ओशो की बात बता रहा हूं, समर्थन मेरा भी है। अगर देश का कोई राष्ट्रपति अध्यापक बनता तो हम कहते कि अध्यापकों के सम्मान की बात है कि देश का राष्ट्रपति अध्यापक बना, और जब देश का एक अध्यापक राष्ट्रपति बन गया, ये अपमान की बात है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद बड़ा हो गया, अध्यापक का छोटा हो गया। हमें क्या सिखाया गया? मास्टर ही सही नहीं समझेगा तो छात्र कैसे समझेगा? मैंने एनाटोली लुनाचार्स्की को पढ़ा। रशिया में क्रांति के बाद वो पहले शिक्षा मंत्री बने। बहुत सारी उनकी स्पीचेस हैं, आप भी आज भी पढ़ोगे लगेगा जैसे आज ही किसी ने हमारे बच्चों के लिए ऐसा कहा है। उसने पूछा कि छात्रों को एजुकेशन कौन दे, समाज दे या सरकार दे या बच्चों के माता पिता दे? शिक्षा कौन दे, शिक्षा का खर्च कौन उठाए, माता पिता, समाज या सरकार? आप बताओ कौन उठाए? सरकार। बिल्कुल सही कहा। एनाटोली कहता है, जो जिम्मेदारी उठाएगा उत्तरदायित्व का बोध भी उसी के प्रति हो जाएगा। अगर सरकार हमें एजुकेशन देती है तो हम सरकार के प्रति जिम्मेदार बन जाते हैं। अगर समाज एजुकेशन देता है तो हम समाज के प्रति जिम्मेदार बनते हैं, और जब एजुकेशन का खर्च माता पिता उठाते हैं तो फिर माता पिता के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं। राष्ट्र कहां गया? उस इबादत को सपनों से मिटाना पड़ेगा। अध्यापक राष्ट्र का निर्माता नहीं, अध्यापक अपने बच्चों का पालन करता है। आजीविका केवल तनख्वाह के लिए है, ये तनख्वाह आजीविका के लिए है, पढ़ाने के लिए नहीं है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सबसे बड़ा अफसोस हम इसीलिए हुआ, इस देश के दुनिया के सबसे महान विद्वान बाबा साहब का हम अनुसरण करना भूल गए। कल लोकसभा में कुछ बोला गया और हम आज भी बेजुबान हैं। कोई बात नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आज हम बेजुबान क्यों हैं? क्योंकि हमने बोलना नहीं सीखा। अध्यापक हमेशा बोलने वाला होना चाहिए। गूंगे बहरे लोग तो बहुत हैं, अध्यापक को बोलने वाला होना चाहिए। और बाबा साहब का अनुसरण क्या करना था? बाबा साहब दुनिया के महान विद्वान बने, जब उन्हें अवसर मिला तो क्या किया? अपने जैसे और लोग पैदा करूं। लॉर्ड लिनलिथगो जो वाइसराय थे उस समय, बाबा साहब मिलने के लिए गए तो बाबा साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के नौजवानों को भी विदेश पढ़ने का अवसर मिले। मैं पूरा प्रसंग नहीं बता रहा हूं। तो पूछा कि क्यों मिले, किस लिए? तो बाबा साहब कहते हैं कि मुझे ऐसे योद्धा चाहिए, ऐसे शिक्षित लोग चाहिए जिस प्रकार से एक सैनिक किले की प्राचीर पर खड़ा होकर के अपने किले की रक्षा करता है,
इसी प्रकार मेरे समाज का नौजवान जब पढ़ा लिखा होगा तो वो शासन के उच्च पदों पर बैठ करके मेरे निरीह समाज की सेवा करेगा। इसलिए बाबा साहब ने अपने जैसे लोग बनाने के लिए 16 विद्यार्थियों को विदेश भेजा। वो अलग बात है कि उन्हें निराशा मिली, उसके बाद भी देखिए, अगर मैं भी आपके बीच में खड़ा हूं, आप भी अध्यापक बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, डीन साहब बैठे हैं, हमें यह अवसर किसने दिया? बस बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए, आतिथ्य सत्कार बाद में करते हैं। हमें यह अवसर किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। मैं पैदा भी नहीं हुआ था कि मेरे लिए सारे अधिकार दे दिए, तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें जो जिम्मेदारी मिली थी हम उस पर काम करें। और काम क्या करना था? हमें समाज के बच्चों के जीवन निर्माण का काम करना था। और आज वो काम छूट गया। मैं जानता हूं कि भैया प्लीज आप बातें नहीं करें, देखो एक कुर्सियां खाली देख लेंगे, थोड़े खड़े रहेंगे, दिक्कत नहीं है। मैं जो बात बताना चाहता हूं टूट जाएगा कर्म। हमें क्या करना था? हम शिक्षित लोग हैं, हमें अध्यापक होने के साथ साथ समाज का मार्गदर्शक बनना था। बाबा साहब हमसे ये उम्मीद कर रहे थे कि हम समाज को एक रास्ता दिखाएं। बाबा साहब ने लिखा है कि बुद्धिजीवी वर्ग कौन है? जो समझदार हो, ईमानदार हो, स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और विषम परिस्थिति में समाज का नेतृत्व दे सकता है। मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूं, अध्यापकों की जिम्मेदारी थी। सरकारें तो नीतियां बनाएंगी, लेकिन नीतियों का विरोध कौन करे? समाज करे या अध्यापक करे? हो सकता है ये अंतर्द्वंद का विषय हो, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं, पहले हमें सबसे पहले अध्यापक बनना चाहिए था। और अध्यापक बनने का अर्थ क्या था? अध्यापक और छात्र के बीच में एक संवाद होना चाहिए था। जो छात्र हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहा है वो सबसे ज्यादा विश्वास अपने अध्यापक पर करता है। अपने माँ बाप को भी कहेगा आपकी बात गलत है, मेरे अध्यापक ने कही है, ये बात सच है। विश्वास करता है। उस विश्वास में हमारी भूमिका क्या है? बाबा साहब ने कहा कि जो हमें वेतन मिलता है उसका 20वां हिस्सा समाज के लिए खर्च करना है, धर्म के लिए दान देना है। आप जिस प्रोफेशन में आए उस प्रोफेशन में बहुत जरूरतमंद बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके माता पिता फीस नहीं दे पाते, अच्छे कपड़े नहीं सिलवा पाते, उनके पास उनकी जरूरतों के सामान नहीं होते। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ ये बात पूछ रहा हूं, हमें बहुत अच्छा वेतन मिलता होगा। आप अपने वेतन में से 20वां हिस्सा तो बहुत बड़ी बात है, कभी 500 रुपया अपनी क्लास के बच्चों के लिए खर्च किया है? किया है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं पूछ रहा हूं, कहा किस बात पे खर्च किया? किस बात के लिए खर्च किया? अजी ओके, बहुत अच्छी बात है। मुझे पहली बार लगा कि देश में ऐसे भी लोग हैं जो बाबा साहब की बात पर भरोसा करके काम करते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं, एक छात्र अध्यापक के बीच में एक संबंध होना चाहिए जो माता पिता से भी बड़ा संबंध होता है। और उस संबंध के साथ हमें बच्चों के माता पिता से भी संबंध होना चाहिए और उनके माता पिता का बता सकते हैं कि आपके बच्चों को क्या बनना है। मैं जो बात कहना चाहता हूं ये, अगर अध्यापकों का संबंध बच्चों से, बच्चों के साथ उनके माता पिता से हो जाए तो फिर आपको अपनी डिमांड के लिए कभी भी सरकार से नहीं मांगना पड़ेगा। जानते हो सरकार से क्यों मांगना पड़ता है? क्योंकि हमारे साथ जनता नहीं है। इस देश में दोहरी शिक्षा पद्धति लागू हुई। इस देश में दोहरी शिक्षा पद्धति लागू हुई, क्या किसी अध्यापक ने विरोध किया?
मैं जानता हूं जब मैं छोटा सा था तो दो ही लोगों की इज्जत होती थी गांव में, एक पटवारी की जिसे आप लेखपाल कहते हैं और एक अध्यापक की। या तो पटवारी को या लेखपाल को ही जिम्मेदार माना जाता था, बहुत सम्मानित माना जाता था। लेखपाल की तो आज भी इज्जत होती होगी, अध्यापकों ने खो दी। जानते क्यों? क्यों खोई? क्योंकि हम अपना दायित्व भूल गए। हम अपना दायित्व भूल गए। हमें संवाद बनाना था और संवाद बना करके बच्चों को क्या बनाना है ये तय कौन करता? आप लोग तय करते। काश मुझे भी कोई अध्यापक ठीक मिल जाता तो फिर मुझे जीवन के 27 वर्ष बिताने नहीं पड़ते सही रास्ते पर आने के लिए। लेकिन हमारे मापदंड गलत है। जो बच्चा सबसे ज्यादा अंक लेके आता है हम उस बच्चे को प्रतिभाशाली मानते हैं ना, हम उसी को पुरस्कार देते हैं, इसलिए 100 में से 90 नंबर ले लिए। और यही सबसे बड़ी गलती है जो अध्यापकों के द्वारा की जाती है, जो समाज को दिशाहीन करता है। प्रतिभा का मतलब अधिक अंक लेना नहीं है। आपने मुझे यहां बुलाया, क्या किसी ने मेरी मार्कशीट देखी? मेरी मार्कशीट में मेरी योग्यता नहीं थी, वो क्लास पास करने की योग्यता थी। जीवन को आगे बढ़ाने की, जीवन में क्या बनना है वो योग्यता नहीं थी। वो योग्यता अध्यापक देता है। जो हम चूक गए। प्रतिभा अंकों के खेल नहीं है, प्रतिभा उसके मन में छुपी हुई भावनाओं का खेल है। अगर कोई तराशा जाता तो मैं समझता हूं इस देश में बाबा साहब जैसे असंख्य लोग पैदा हो सकते थे। लेकिन बाबा साहब को क्यों कहना पड़ा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? क्यों कहना पड़ा? क्योंकि पढ़े लिखे लोग अपने परिवार में लग गए। हमारा काम जीवन निर्माण का था और हम मकान निर्माण में लग गए। अध्यापक बनने के बाद मकान निर्माण हमारी प्राथमिकता है और मैं दावे के साथ कहता हूं जीवन निर्माण की प्राथमिकता हो जाती तो मकान निर्माण स्वतः हो जाता। मैं छोटे से घर में रहता था, छोड़ के आया, अब बड़े बड़े घर में रहता हूं। आपके पास इतना बड़ा कमरा नहीं होगा, उतने में मेरा बिस्तर रहता है। 50-50 फीट लंबे हॉल में सोते हैं। छोटा मकान छोटा तो बड़ा मिल गया। अध्यापकों को त्याग कराना चाहिए था। 80,000 तनख्वाह लेते हो, 80,000 में 500 रुपया कम मिल जाए, 1000 कम मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अध्यापकों को चाहिए कि वो कुछ बच्चों का संरक्षण करे, कुछ की परवरिश करे, कुछ के माँ बाप को समझाए। हमारी छोटी सी सलाह न जाने कितने बच्चों के जीवन को एक सही मार्ग दिखा सकती है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद ईमानदारी से सोचना, क्या कभी किसी के मन में ख्याल आया है कि 4 बजे छुट्टी हुई और 1 घंटा मैं फला व्यक्ति के पास बैठ के चाय पीऊंगा, छुट्टी हो गई उसके बाद में आज उस बच्चे के माता पिता के पास बैठ के चाय पीऊंगा। अगर ये काम हम कर लेते तो अध्यापक इस देश का सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति होता, क्योंकि उनके साथ बच्चों के माता पिता खड़े होते हैं। हर 20 साल के बाद एक छात्र एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। मैं भी पढ़ करके आया, आज जिम्मेदार नागरिक हूं, मैं पैरवी करने के लिए सक्षम हूं, आज मैं बोल सकता हूं। लेकिन आप क्यों नहीं कर पाए कि कोई हमारी पैरवी करे? आज जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, आज जो IAS ऑफिसर बने हैं, आज जो IPS ऑफिसर बने हैं, आज जो MLA MP बने हैं, वो आपसे ही पढ़ करके गए हैं। हो सकता है कि वो पीढ़ी दूसरी रही होगी, कल आपके भी पढ़े हुए वहां जाएंगे। क्या वो आपकी आवाज बन पाए? आपकी आवाज इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि आपने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। मैं फिर एनातोली लुनाचास्की की बात करता हूं। जो शिक्षा पर खर्च करता है उत्तरदायित्व उसी का निभाते हैं। अगर अध्यापक आज भी इस बात को समझ ले कि मैं बच्चों के जीवन को संवारने के लिए काम करूं, आज ना सही जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो ये मेरी आवाज बनेंगे तो देश बदल जाएगा। जो लोग नहीं पढ़ाते उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तनख्वाह मिलती है, हमें पढ़ाना है, इसकी कोई बात ही नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप नहीं पढ़ा रहे हो, लेकिन विषय सिर्फ ये है कि हमें क्या पढ़ाना है। A फॉर एप्पल कोई भी पढ़ा देगा, तनख्वाह बराबर मिलेगी, लेकिन जीवन संवारने के लिए A फॉर एप्पल काम नहीं आता।
एप्पल का मतलब क्या है और एप्पल खाया कैसे जाता है, एप्पल आएगा कहां से, ये बात मन में आएगी तब शिक्षा का सही अर्थ समझ में आएगा। क्या सोचना मेरे जाने के बाद, आपके पास क्या आपके बैग में कभी कोई पुस्तक रहती है? आपका फेवरेट राइटर कौन है? आपका फेवरेट पोइट कौन है? आप क्या रोज एक किताब पढ़ते हैं? महीने में कितनी पुस्तकें पढ़ लेते हैं? आपके घर में कितनी पुस्तकें हैं? अगर नहीं है तो आप अध्यापक नहीं है। मान कर चले जाना आप अधिवेशन में आए हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे, मैं पढ़ा लिखा किसे मानता हूं? जिसके पास तीन चीजें हमेशा रहे, पेन, घड़ी और डायरी। पेन है, घड़ी है और डायरी है, आप पढ़े लिखे हैं। यहां आए हुए लोग भी इस मापदंड को देख सकते हैं। घड़ी तो मोबाइल ने ले ली है, मानता हूं। पेन आपके जेब में होगा और डायरी नहीं है तो फिर पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अध्यापक के पास डायरी नहीं है तो कैसे मैनेज करेगा? अध्यापक खुद नहीं पढ़ता तो कैसे मैनेज करेगा? एक डॉक्टर के रूप में जानता हूं हमें हर रोज पढ़ना पड़ता है ताकि नई बीमारियों का पता लग जाए। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा नई शिक्षा नीति के बारे में अध्यापक नहीं जानते, जानेंगे कैसे? पढ़ाना भूल गए, पढ़ना तो भूलना ही था। पढ़ना भूल गए तो पढ़ाना भूल गए। आप पढ़ना जारी रखो, पढ़ाना याद आ जाएगा। और मेरी बात को और आगे बताते पूछ रहा हूं, इतने सारे अध्यापकों में जो पूरे प्रदेश की भागीदारी है, आप में से लेखक कौन कौन है? अध्यापक नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा? क्या सामाजिक विषय पर आपने कभी कुछ लिखा? क्या सामाजिक विषय पर आपने कोई पुस्तकें प्रकाशित की? क्या किसी पेपर पत्रिका में आपके लिखे हुए लेख आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो फिर माफ करना, मास्टर तो है क्योंकि सरकार ने पद दे रखा है, लेकिन अध्यापक होने का दायित्व आपसे छूट गया है क्योंकि आपको जनगणना में किसी और काम में लगा दिया जाता है। और क्यों लगाया है? क्योंकि आपकी चॉइस थी। एक अध्यापक को कोई कहे कि जाओ जनगणना में काम करो, अध्यापक जाके काम कर ले, क्या हम भेड़ बकरियां हो गए? मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बहुत छोटी सी कहानी है। ये जानता नहीं अमेरिका की या इंग्लैंड की है, विदेश की है। एक आचार्य था, टीचर था, उसका बहुत सुंदर स्कूल था, बहुत सुंदर स्कूल था। उस स्कूल का थीम था ए स्कूल फॉर सिंपैथी, सहानुभूति के लिए एक स्कूल। वो बच्चों को बहुत कुछ सिखाते थे, कैसे उठना, कैसे बैठना, आग लग जाए तो कैसे बाहर निकलना, बीमार की सहायता कैसे करना, लगने की सहायता कैसे करना। और स्कूल बहुत फेम में आ गया, बहुत प्रसिद्धि में आ गया। थोड़ा ध्यान से सुनिए, छोटी सी कहानी है। और उसकी प्रसिद्धि इतनी हो गई, हर माता पिता सोचता कि मेरा बच्चा वहां दाखिला ले ले। और प्रसिद्धि राजा तक पहुंची। राजा ने अपना दूत भेजा और जाके कहा कि राजा आपके स्कूल में आना चाहते हैं। ध्यान से सुनना। उस दूत ने जाकर कहा कि राजा जो है आपके स्कूल में आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो उस अध्यापक ने कहा, जो स्कूल का मुखिया था, उसने कहा कि महाराज को मेरा प्रणाम कहना, महाराज को मेरा प्रणाम कहना और साथ में एक अनुरोध भी करना, वो मेरे स्कूल में ना आए ऐसा मेरा निवेदन है। अगर मुझसे कोई काम है तो मुझे आदेश करें, मैं ही आ जाऊंगा, बस मेरे स्कूल में ना आए। उस दूत ने जाकर जब राजा को कहा कि स्कूल के मास्टर ने तो ये कहा है कि मेरे स्कूल में ना आए, अगर राजा को कोई काम है तो मैं ही आ जाऊंगा, तो राजा बेचैन हो गया। एक अध्यापक की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि राजा को मना कर दे? लेकिन राजा समझदार था, उसने कहा जरूर इसके पीछे कोई रहस्य होगा, तो मैं भी जिद नहीं करता हूं, चलो उस अध्यापक को यहां बुला लो। अध्यापक वहां गया, जाकर के राजा को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे राजन, बताएं मेरे लिए क्या आदेश है। राजा ने कहा कि सुनी थी तो सोचा कि मैं जाकर के देखूं, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि आपने मुझे आने से मना क्यों किया। उस अध्यापक ने कहा, मैंने अभी तक अपने बच्चों को पढ़ाया था कि अध्यापक का रुतबा, उसका स्टेटस सबसे बड़ा होता है। अध्यापक से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि जीवन संवारने का काम वही करता है। मेरे छात्र मानते थे कि मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए वो मेरा सम्मान करते थे, मेरी बात मानते थे।
जब मैं कहता था तो अनुसरण करते थे, लेकिन जब आप अगर वहां आते तो मुझे खड़े होकर के झुक करके आपको प्रणाम करना पड़ता, और मेरे छात्र देखते तो समझ जाते कि अध्यापक से बड़ा राजा होता है। तो वो मेरी बात, मैं नहीं चाहता था कि जो मैंने अपने छात्रों में एक विश्वास पैदा किया है वो टूट जाए। मैं मानता हूँ राजा सबसे बड़ा होता है, आप राजा हैं, हम प्रजा हैं, आपका आदेश चलता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, मैंने अगर मैं ये पढ़ा था कि राजा सबसे बड़ा होता है तो फिर मेरी बात ना मान करके वो राजा की बात मानते और मैं एक अध्यापक नहीं बन सकता था। तो मैंने पढ़ाया कि अध्यापक सबसे बड़ा होता है। और राजा उठा, और राजा उठ करके प्रणाम करता है कि वास्तव में आप ही सबसे बड़े हैं, क्योंकि पढ़ाने का काम आप ही कर सकते हैं, वरना राजा को भला कौन पढ़ा सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हमने क्या किया, हम लोग संगठन बनाते हैं, सरकारों के पीछे जाते हैं, मंत्रियों से संबंध बनाते हैं, उनके गले में फूलों के हार डालते हैं, तो मान जाना हार कौन डालता है, जो हार जाता है। हार कौन डालता है, जो हार जाता है। जीता वो व्यक्ति कभी किसी गले में हार डालता है। हम उसी दिन हार जाते हैं जब हम राजनीतिकों के पीछे जाकर के उनको माला पहनाते हैं, उनके सामने प्रशस्ति गाते हैं, उनके सामने गीत गाते हैं, उनके सामने मांग पत्र रखते हैं, और फिर वो हमें हराते हैं, क्योंकि उन्हें हर रोज माला पहननी है और आपको हर रोज पहनानी है। और ये हार जीत का मामला हमेशा हम ही हारते हैं और वो जीत जाते हैं। अगर अध्यापक ये फैसला कर ले कि मुझे सबसे बड़ा बने रहना है, किसी के गले में माला नहीं पहनानी है, ट्रांसफर हो जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बड़ी कोई सीमा नहीं है क्या। लेकिन जब जो कौम ट्रांसफर से डरने लग जाए, उसको सजा देने के लिए कुछ और चाहिए क्या। जो नौकरी करने वाला व्यक्ति ट्रांसफर से डरने लग जाता है, उसको मारने के लिए, धमकाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस तुम्हारी ट्रांसफर करवा दूंगा, और हम जाके पिछलग्गू बन जाते हैं, भूल जाते कि हम मास्टर हैं। जब मास्टर भूल गया तो फिर राजनीति आगे आगे चलता है और हम पीछे पीछे चलते हैं, फिर हमारी मांग और लंबी होती चली जाती है। मुझ जैसे कुछ नेता बन जाते हैं जो आपके बीच में संवाद का काम करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी मांग मानी जाएगी। कौन सी मांग है, क्या दे देंगे। एक दिन की तनख्वाह कट गई, 4 दिन की कट जाए, क्या फर्क पड़ता है। एक मच्छर काट लेता है, 5,000 रुपया डॉक्टर ले लेता है, एक दिन की तनख्वाह कट जाए तो कौन सी आफत आती है। मैं डॉक्टर बना था, डॉक्टर रिटायर हो गया, क्या कम हो गया। एक अध्यापक ही बना रह जाए, क्या फर्क पड़ जाए। लेकिन मैं कहता हूं, जिस दिन आप लोग एक आवाज बनोगे, राजनीतिकों के पीछे जाने की बजाय राजनीतिकों को अपने पीछे लगा दोगे, कुछ मांगने नहीं पड़ेगा। मैं तो आज देख रहा हूं, इस देश का सबसे कमजोर अगर कोई व्यक्ति है तो मास्टर है, क्योंकि वो बोलता नहीं है। और आप ताकत को समझिए, इस देश का ऐसा कोई गांव नहीं जहां का कोई मास्टर नहीं, इस देश का ऐसा कोई परिवार नहीं जिसका मास्टर से संबंध नहीं। आपके जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने जो मिशन दिया था, जो लक्ष्य दिया था, देश का प्रत्येक व्यक्ति पढ़ना चाहिए। आप पढ़ाओगे, परीक्षाएं पास हो जाएंगी, सेमेस्टर की बात छोड़िए, अगर हर रोज भी परीक्षा ले ले तब भी हम पास हो जाएंगे। और फिर एक दिन हमारा पढ़ा लिखा, हमारा पढ़ाया हुआ कोई चीफ सेक्रेटरी बनकर जाएगा तो फिर शिक्षा नीति बदल देगा। ये कोई अंतिम बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं पढ़ नहीं गया, कोई भी मुझे पढ़ाना नहीं चाहता था। पहली कक्षा से लेकर के यूनिवर्सिटी तक कोई मुझे पढ़ाना नहीं चाहता था। नाम देख करके नाम के पीछे क्या लिखा है, परीक्षा में नंबर आते थे, और फिर भी मैं पढ़ गया। आज तो परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। इसलिए अपनी मुसीबतों का रोना मत रोइए, अपने लक्ष्य की बात करिए। और मैं एक बात कह रहा हूं, जिस दिन हम बोलना सीख जाएं, जिस दिन छात्रों को अपने पक्ष में खड़े करना सीख जाएं, जिस दिन छात्रों के माता पिता हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, उस दिन मैं समझता हूं हमारा कोई मांग पत्र नहीं होगा। अध्यापक की तनख्वाह सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्या आपने मांग उठाई? एक डॉक्टर छोटी सी बीमारी को ठीक करता है, तनख्वाह सबसे ज्यादा लेता है। एक अध्यापक किसी के जीवन को संवारता है, नया स्वरूप देता है, तनख्वाह सबसे कम लेता है। मांग तो ये होनी चाहिए थी
लेकिन मांग रहे हो प्रमोशन। प्रमोशन तो समय के साथ मिलने वाला परिणाम, आने वाला परिणाम है। हमें योजना बनानी चाहिए कि हमें कैसा बनना चाहिए। मैं 2 उदाहरण देके बात खत्म कर रहा हूं। बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ ने बाबा साहब अम्बेडकर को छात्रवृत्ति दी। वो छात्रवृत्ति केवल 3 वर्ष के लिए 900 रुपया थी। 900 रुपये मिलने के बाद बाबा साहब विदेश गए और दुनिया के सबसे ज्यादा विद्वान बनकर के लौट करके आए। जानते हो, मैट्रिक में भीमराव के 50% नंबर थे, ग्रेजुएशन में भी लगभग 50% नंबर थे। और जब विदेश पढ़ने गए 900 रुपए ने उन्हें दुनिया का सबसे महान विद्वान व्यक्ति बना दिया। और पढ़ना चाहते थे, मजबूरी थी, लौट के आना पड़ा, दोबारा जाने के लिए पैसे नहीं थे। तो साहू जी महाराज ने घर में आकर के बाबा साहब को 5000 रुपया दिया। कुछ बाबा साहब ने इकट्ठे किए थे, फिर विदेश पढ़ने गए। एक बार भरोसा सयाजी गायकवाड़ ने किया। वो विदेश बहुत बच्चों को भेजते थे, पहली बार उन्होंने किसी अछूत बच्चे को विदेश में भेजा था, ये सोच करके हो सकता है कि मेरे पढ़ाने के बाद कोई बच्चा इनका उद्धारकर्ता बन जाए, विश्वास था। साहू जी महाराज ने जब बाबा साहब को 5000 रुपया दिया, उससे पहले घोषणा की थी कि मैंने दलितों का उद्धारकर्ता ढूंढ लिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा ये नौजवान दलितों का उद्धारकर्ता बनेगा, मेरा विश्वास है। इस विश्वास के साथ 5000 रुपया दिया और विदेश पढ़ने भेज दिया। उस पैसे को लेकर के बाबा साहब दोबारा लौट के आए। उससे पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर की नौकरी ऑफर की। बाबा साहब ने मना कर दिया कि मैं अपने पीछे करोड़ों लोगों को छोड़ के आया हूं, मैं उनका जीवन संवारूंगा, नौकरी के लिए नहीं आया हूं। यहां आने के बाद बड़ौदा के महाराज ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी दी। मास्टर कृष्ण केनुस्कर थे मुंबई से, जो लिफाफा लेकर के आए थे। बाबा साहब ने लिफाफे को खोला और पढ़ा तो एक बार तो चेहरे पर खुशी का सा प्रभाव पड़ा। तुरंत बाबा साहब ने लिफाफे को बंद किया और मास्टर कृष्ण केनुस्कर को लौटा दिया और कहा कि बड़ौदा के महाराज को मेरा नमस्कार कहना और धन्यवाद देना, उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए नौकरी दी, लेकिन मैं नौकरी करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए फांसी का फंदा है। अगर मैंने गले में डाल दिया तो फिर मैं समाज का भला नहीं कर पाऊंगा। नौकरी को बाबा साहब ने फांसी का फंदा समझा। उसके 3 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाने के साथ साथ 3 साल के बाद हाईकोर्ट का जज बनाने के लिए ऑफर दिया। बाबा साहब ने मना कर दिया। मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा हूं, हम सोचते कि पढ़ने का अर्थ केवल नौकरी है, लेकिन बाबा साहब के पढ़ने का अर्थ नौकरी नहीं था। बाबा साहब का पढ़ने का अर्थ था जीवन संवारने का। बड़ौदा के महाराज ने विश्वास किया, साहू जी महाराज ने विश्वास किया और बाबा साहब ने जीवन पर्यंत उस विश्वास को बनाए रखा। और उसकी बदौलत, उनके प्रयासों की बदौलत आज हम सब लोग एक सम्मानित जीवन जी रहे हैं। बस मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, अगर ये बात समझ में आ जाए, अध्यापकों को अब पढ़ना शुरू करना होगा। आप दिन में 8 घंटे पढ़ाते हो तो 2 घंटे पढ़ना शुरू करो और क्या पढ़ना है ये भी तय करो। और पढ़ने के बाद करना क्या है। पढ़ाई एक सब्जेक्ट का काम है, कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन हमें बाबा साहब के विचारों को अपना विचार बना करके और अपने विचारों को छात्रों के मन में डाल करके, उनके माता पिता को समर्थक बना करके जब हम एक समाज के निर्माण की संरचना करेंगे तो आप देखना, कोई करे ना करे, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, मास्टरों के हक में पैरवी करने के लिए मुझ जैसे हजारों लोग खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे अध्यापक सबसे बड़ा सम्मानित है, क्योंकि इन्होंने मेरे जीवन को तराशने का काम किया है, इन्होंने मेरे जीवन के निर्माण का काम किया है। तनख्वाह तो मिल रही है, उसके बदले में आप उन्हें कुछ और भी दे दो, दे सकते हो। परीक्षा में मार्क्स बच्चा अपनी मेहनत से लेता है, लेकिन मार्क्स लेने के बाद उसे बनना क्या है ये कौन तय करेगा, आपको तय करना है। आप उनके माता पिता को समझा सकते हो कि बच्चे को क्या करवाना है,
आप तय कर सकते हो कि जो बच्चा सबसे आखिरी में बैठा है, जो पढ़ नहीं पा रहा है, उसका जीवन कैसे संवरेगा, इसको कौन तय करेगा। जिसने 100 में से 95 नंबर लिए वो डॉक्टर बन जाएगा, आपका कोई योगदान नहीं है। लेकिन 100 में से 30 नंबर लेने वाला अगर देश का मार्गदर्शक बन जाए, ये आपकी योग्यता होगी। जो सबसे आखिर में बैठा है वही समाज का निर्माण करने वाला बनता है। जो क्लास में सबसे उपेक्षित है वही समाज के बारे में सोचने वाला बनता है। और जो अग्रिम पंक्ति में सबसे ज्यादा नंबर लेते हैं वो तो तनख्वाह लेकर के बस पेंशन के साथ जीवन की अंतिम यात्रा पूरी कर लेते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप पढ़ाओ बच्चों को, उनके माता पिता को पढ़ाओ, और फिर देखो, फिर आपको नहीं बोलना पड़ेगा कि हमारी कुछ मांगे हैं। और जो बता रहे थे हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमारे नाम की झूठी नौकरियां कोई और खा रहा है। जानते क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ऊंचे पदों पर बैठे हुए गूंगे और बहरे लोग हैं, वो किसी और के नहीं, हमारी ही पैदाइश है। उनके जीवन को संवारने में हमने गलती की है। लोकसभा और विधानसभाओं में बैठे हुए गूंगे और बहरे प्रतिनिधि हमारी उपज है। अगर आज कोई एमएलए एमपी हमारी बात नहीं बोल रहा, बाबा साहब के अपमान के बाद जिनको शर्म नहीं आ रही, उनको चुनने में हमारी भूमिका रही है। नकारना चाहिए था हम लोगों को। लेकिन बात यह है, हर कर्मचारी संगठन बना करके मांग पत्र लेके खड़ा हो गया। संगठन तो बनना चाहिए, जीवन निर्माण के लिए बनना चाहिए। जीवन निर्माण अगर हमारी प्राथमिकता में होगा तो मैं समझता हूं हमारा काम होगा। हमें जो वेतन मिलता है, सबसे पहला काम उसका 20वां हिस्सा 100 में से 5 रुपया, 5% ईमानदारी के साथ निकाल करके हमें अपने हाथों से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए काम करना चाहिए। छोटा सा निवेदन कर रहा हूं, आप अपने घर में जाते हो, एक पेन भी लेकर के बच्चे को देते हो, कितना खुश होता बच्चा। आप अपने ही बच्चे को एक पेन भी लेकर देते हो, कितना खुश होता है। अगर इसी प्रकार से आपकी कक्षा में 50 बच्चे हैं, 50 पेन ले लिए, एक पेन 5 रुपए का है, कितने 250 रुपए लगे। और जाते ही बच्चों को ये कहो, बच्चों आज मैं आप सब लोगों को एक पेन का उपहार दे रहा हूं, क्योंकि इसी पेन से किसी ने मेरे जीवन का भविष्य निर्धारित कर दिया था। इसी पेन से आपका भी जीवन निर्धारित हो जाएगा। आप एक पेन दे करके देखिए, क्या पता किसकी अंगुलियां इतनी मजबूत हो जाए कि सरकार के लिए वे सारे फैसले फिर निरस्त हो जाए और अध्यापक का खोया हुआ सम्मान, स्वाभिमान फिर जाग जाए। अध्यापक को अध्यापक बनना होगा। बच्चे आपकी आवाज बन जाएं, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। बस उसके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, बाबा साहब को पढ़े बिना, बाबा साहब को समझे बिना हमारा कभी भी कल्याण नहीं होगा। और क्यों नहीं हो रहा, बस आखिरी बात, बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान थे ना। जीवन भर 6 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में संघर्ष शुरू हुआ था और जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहे। और संघर्ष करते करते आखिरी में जब देखा कि मेरे सारे प्रयासों के बाद भले देश में लोकतांत्रिक सरकार बन गई, भले देश में संविधान लागू हो गया, तो भी मेरे समाज की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कहा ना बाबा साहब ने, तो बाबा साहब ने अपने जीवन के आखिरी दौर में एक अंतिम निर्णय लिया और वो बुद्ध की शरण में गए और बौद्ध हो गए। ये दुनिया के महानायक, द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम दौर में जाकर के बौद्ध बन गए। और जिस दिन बौद्ध बने उसके अगले दिन एक संदेश दिया और कहा कि मैं आज बेहद खुश हूं, आज मैंने नरक से मुक्ति पा ली है। मुझे लगता कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। नरक, बाबा साहब ने किसको नरक कहा? इस सामाजिक व्यवस्था को नरक कहा जिसमें आप पैदा हुए हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं नरक से मुक्त हुआ हूं, आज बेहद प्रसन्न हूं, मैं बहुत खुश हूं। और आज हम उसी नरक में रह करके सम्मान ढूंढ रहे हैं। मेरा बस प्रश्न इतना ही है, जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था, क्या हमारे जीवन का पहला निर्णय नहीं होना चाहिए था?
अगर हम बाबा साहब को वास्तव में सम्मान से याद करते हैं, बाबा साहब को मसीहा कहते हैं, हम बाबा साहब की संतान हैं, तो फिर हम बाबा साहब से दूर क्यों हैं? बाबा साहब जिन कदमों के साथ बुद्ध की शरण में गए, हम बुद्ध की शरण में क्यों नहीं जा पा रहे? अगर नहीं जा पा रहे तो क्या हम सम्मानित हैं? तो क्या हम समझदार हैं? समझदार होने का अर्थ क्या है? शिक्षित होना। और शिक्षित होने का अर्थ क्या है? जो कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है, इसको जान लेता है, वो शिक्षित है। कहाँ मेरा हित है, कहाँ मेरा अहित है, जो इसको जानता है वो शिक्षित है। तो शत्रु कौन है? शत्रुओं के बीच में बैठ करके मित्रता की पींग बढ़ाओगे, ठगे जाओगे। शत्रुओं के बीच में बैठ करके मांग पत्र लेकर के खड़े हो जाओगे तो फिर निराशा हाथ लगेगी, हार जाओगे। लेकिन हम अगर बाबा साहब का अनुसरण करते हुए बौद्ध बन करके हम आवाज उठाते, हम बौद्ध हैं, बौद्धों के साथ जुल्म होता है, बौद्धों के साथ अन्याय होता है, तो फिर देखना दुनिया का सारा भाईचारा हमारे साथ खड़ा होता और हम देश के सबसे बड़े नागरिक होते। और देश के सबसे मजबूत नागरिक होने के साथ साथ अध्यापक होना और ज्यादा सम्मानित होता। आप कहते मैं पहले बौद्ध हूँ, फिर अध्यापक हूँ, बाबा साहब का अनुयायी हूँ, इसलिए मैं सबसे सम्मानित हूँ। बस मैं तो इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा देते कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं प्रोफेशन से मास्टर नहीं था, मैं मन से मास्टर बना हूं और आज इसलिए मैं मास्टरों के बीच में भी पढ़ाने का काम कर रहा हूं। और आप तो प्रोफेशन से भी मास्टर हैं, आपके पास तो काबिलियत भी मास्टर होने की है, आपके पास ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। बस इतना करिए। मैं बाबा साहब का अनुयायी बनकर के बाबा साहब के कदम से कदम मिला करके चल रहा हूँ। आपको भी बाबा साहब के कदमों से कदम मिलाकर चलना होगा। फिर देखना बाबा साहब का सपना भी पूरा होगा, आपके अरमान भी पूरे होंगे, खोया हुआ सम्मान भी मिलेगा और बाबा साहब का मिशन भी पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना।